तो ईवीएस का 2 ठो मॉडल पेपर करने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसमें है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मिश्रित खेती, फसल चक्र और कृषि की भूमिका संक्षेप में लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स वाला। तो देखो मिश्रित खेती, फसल चक्र और कृषि की भूमिका संक्षेप में लिखो। देखो मिश्रित खेती क्या होता है, अगर हम लोग एक खेत में एक ही चीज़ का खेती करते रहेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका मिट्टी खराब हो जाता है। तो एक बार धान का खेती, उसके बाद दाल का खेती, उसके बाद अलग अलग हम लोग को चेंज करते रहना चाहिए ताकि उसका मिट्टी अच्छा बना रहे। तो वही बोला है, मिश्रित खेती वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करता है। इससे किसान को कई लाभ होते हैं। ओ अच्छा, यदि फसल खराब हो जाए तो पशुपालन से आय प्राप्त हो जाती है। हाँ, ये भी एक तरीका है। मिश्रित खेती में एक तरफ खेती कर रहे हैं, एक तरफ क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। ठीक है, अगर फसल खराब हो गया तो इससे पैसा आ जाएगा। ये सब अभी गांव में ये लोग जाके सिखा रहा है सबको। मिट्टी की उर्वरता ही बढ़ेगी क्योंकि पशुओं का जो गोबर खाद के रूप में उपयोग होता है वह किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा। क्योंकि होता क्या है कि किसान लोग जब खेती वेती करता है तो कहीं कहीं बारिश कम हुआ, खेत खराब हो गया, कहीं बरसात ज़्यादा हो गया तो खेत खराब हो गया, पैसा वो लोग का नहीं बनता। ठीक है, तो मिश्रित खेती ये है। ठीक, मिश्रित खेती में हम लोग मछली भी उगा सकते हैं, मछली भी उगा सकते हैं। मछली का पालन क्या आता है, थोड़ा सा छोटा अंदर तालाब बना के उसमें मछली छोड़ दिया जाता है ढेर सारा। ठीक है, देखो फसल चक्र क्या है इसको समझो। ये समझ में आया? मिश्रित खेती याद की थी पहले से, नहीं की थी? कितना दिन से दिया हुआ, तुम सुबह से क्या करिए घर में? कल ईवीएस का एग्जाम है, 27 फरवरी से दिया हुआ है फोन में। तो देखो इधर, फसल चक्र का मतलब है कि हर साल अलग अलग फसलें उगाई जाती है। ठीक है, देखो फसल चक्र का मतलब है कि हर साल क्या करेंगे, अलग अलग। फसल चक्र का मतलब है कि अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, फसल उगाएंगे ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। इससे उस फायदे इस प्रकार है, यदि एक साल दलहन उगाई जाए और अगले साल तिलहन तो मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व संतुलित रहते हैं। देखो जैसे दाल का पौधा उगाया, ठीक है, तो उसको कुछ का ज़रूरत था, वो सब मिट्टी से खींच लिया। अब उसके बाद हम लोग तिलहन का पौधा होगा, क्या पता कोई कुछ होगा उस, अब इसको क्या चाहिए, वो सब चीज़ नहीं चाहिए, इसको दूसरा चीज़ चाहिए। तो ये जब तक दूसरा चीज़ निकाला तब तक जो पहला चीज़ था खत्म हो गया था, वो सब चीज़ मिट्टी में आ जाता है। ठीक है, मतलब सबको अलग अलग खनिज तत्व चाहिए होता है। तो ये जो मिट्टी से निकाला था इसको वो सब नहीं चाहिए, इसको दूसरा चीज़ चाहिए। तो उसके बाद दाल उगाएंगे तो एक साल में फिर वापस आ जाता है। ठीक, अगर दाल उगाते रहेंगे तो देखेंगे कि कुछ साल बाद दाल ठीक से नहीं उग रहा है, क्या कि मिट्टी में वो सारा पोषक तत्व खत्म हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कीटों और बीमारियों से बचाव। अलग अलग हम लोग फसल उगाएंगे तो अलग अलग फसल में अलग अलग का तरह का कीड़ा आता है, तो चेंज कर देंगे फसल तो कीड़ा भाग जाएगा। तो ऐसा मिट्टी का कटाव कम होता है और पैदावार बढ़ती है। कृषि की भूमिका, कृषि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भोजन का मुख्य स्रोत है। कृषि पर कई उद्योग निर्भर रहते हैं, जैसे कपड़ा का उद्योग, खाद का उद्योग। यह बहुत से लोगों को रोजगार देती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। हो गया तीनों क्वेश्चन का आंसर। मिश्रित खेती किसे कहते हैं, मिश्रित खेती किसे कहते हैं? देखो आदि को पता चल गया, तुम लोगों को नहीं पता चला मिश्रित खेती। हाँ, क्या हो, किसे कहते हैं? कृषि की भूमिका पता चला, पढ़ लेना फिर से। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के बारे में लिखो। देखो विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, तो एक है कीटनाशी। देखो कीटनाशी, यह उन कीड़ों को मारने के लिए उपयोग किए जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मेलाथियोन, क्लोरोपायरिफोस। तो देखो कीटनाशक क्या होता है, पेड़ पौधा हम लोग छोटा मोटा घर के बगल बगल में उठा लगाते ही हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है। ठीक, कीड़ा लग जाता है तो कीड़ा को मारने के लिए क्या किया जाता है, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है ताकि वो लोग हमारे फसल को खराब ना करें। ठीक है, वो लोग पत्ता उत्ता खा जाता है, फसल खराब कर देता है। एक है फफूंदी नाशक,
तो यह फसलों में लगने वाले फफूंदी को नष्ट करने के लिए उपयोगी होता है, जैसे सल्फर पाउडर, कॉपर सल्फेट, ये सब है फफूंदी नाशी। एक है शाकनाशी, यह उन अवांछित पौधों खत्म करने के लिए उपयोग होता है जो फसलों के साथ उगकर पोषक तत्व छीन लेते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे खरपतवार का समझते हैं। हम लोग उगा रहे थे धान का पौधा, धान का पौधा में उग गया जंगली पौधा। अब जो धान के पौधे के लिए हम लोग खेती माने खाद दे रहे हैं, जंगली पौधा भी ले लेगा ना, तो हम लोग जंगली पौधा को मारने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हर्बिसाइड्स, शाकनाशी। ठीक, वो खरपतवार होता है। ठीक है, कीट नियंत्रक, और हम लोग क्या पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करते हैं। यह फसलों को रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटों, जीवाणुओं और वायरस को मारने में सहायता करता है। ठीक है, इसके बाद देखो पर्यावरण पर कृषि रसायनों का प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगर हम लोग खेती बाड़ी में ये सब रसायन उपयोग कर रहे हैं, क्या उपयोग करें, कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण, तो रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। अगर ये सब तो विष है, कीट फटंगों को मारने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं वो तो एक तरह का विष है। तो विष क्या करता है? मिट्टी को जहरीला बना देगा, उसको क्या कर देगा, उसको उर्वरता नष्ट कर देता है और भूमि को बंजर बना सकता है। अब देखो जल प्रदूषण भी होता है उससे। कैसे होगा जल प्रदूषण? हम लोग क्या किए, मिट्टी में क्या कर छींट दिए, मिट्टी में क्या छींटे? कीटनाशक। कीटनाशक क्या है? जहर है। बरसात हुआ, बरसात का पानी खेत में आया, खेत में पानी जमा हुआ, वो पानी कहाँ चल गया? नाली में, जमा हो गया नाली में। तो मिट्टी के अंदर जो कीटनाशक था वो मिल जाएगा ना पानी में, और वो पानी क्या हो गया? विषैला हो गया। इससे जल प्रदूषण भी होगा। और वो नाली का पानी कहाँ चल जाएगा? नदी में। तो क्या हो गया? नदी का पानी भी क्या हो गया? दूषित हो गया। मानव स्वास्थ्य पर असर ये कैसे पड़ता है? हम लोग क्या खा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, सब्जी वब्जी को अच्छा उगाने के लिए कीटनाशक का उपयोग कर रहा है। कीटनाशक किस पे छिड़क रहा है? एकदम कीड़ा को ढूंढ ढूंढ के उसके ऊपर थोड़ी छिड़कता है, पेड़ का ऊपर ही छिड़केगा। पेड़ का ऊपर फल था, टमाटर था, बैगन था, उस सब के ऊपर ही क्या हुआ? कीटनाशक छिड़का गया। अब अगर अब तुमको टमाटर अच्छा लगता है, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार अब वो टमाटर बढ़िया लगता है, तुम वैसी टमाटर लेके खा गई बिना धोला, ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? कीटनाशक खा रही है तुम, तुम्हारा पेट के अंदर का जितना कीटनाशक है, कीट है, सब मर जाएगा। ठीक, तो मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हर चीज़ धोकर खाना चाहिए। ठीक है, डेयरी मिल्क भी धो के खाना चाहिए। जैव विविधता पर प्रभाव बताया था ना, डेयरी मिल्क किससे बनता है? मधुमक्खी, तिलचट्टा सब उसमें आके मिक्स हो जाता है सारा चॉकलेट में। ठीक, चींटी वीटी, अब मीठा चीज़ है उसमें तो चींटी वीटी सब आएगा ही, आके अब उसको चींटी को अलग थोड़ी करेगा, वो लोग गर्म करता है, सब मिक्स हो जाता है, सारा गायब तिलचट्टा मिल गया है तुम्हारा डेयरी मिल्क का अंदर। सही में ऐसा होता है। चींटी, जो मधुमक्खी होता है पीला वाला बिरनी, ठीक, वो भी, ठीक है, सब उसी के अंदर मिक्स रहता है। ये नहीं खाती है डेयरी मिल्क, इसको प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको वो बेचारी सोच रही है सब कोई खाता है। अच्छा, और मतलब कि रोज रोज तिलचट्टा नहीं खाती है तुम लोग? ठीक है, कभी कभी खाओ। मिट्टी की उर्वरता किस प्रक्रिया द्वारा संरक्षित की जाती है? तो ये पता चला कि अगर हम लोग कीटनाशक का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो इससे हम लोग को क्या क्या नुकसान होगा? मिट्टी प्रदूषण होगा, दूसरा जल प्रदूषण होगा, मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा। जैव विविधता पर प्रभाव किससे पड़ेगा? अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं तो कीट मरेगा ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कीट हम लोग का मदद नहीं करता है, ठीक, अगर हम लोग सारा मच्छर को मार देंगे दुनिया का, जो कि हम लोग का दिमाग में आता ही है ख्याल कि कितना अच्छा होता है कि दुनिया का सारा मच्छर ही गायब हो जाता है, तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, कैसे बिगड़ेगा नहीं पता, लेकिन संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, मच्छर को हटाने से भी। तो हर एक एक प्राणी क्या है? जरूरी है पृथ्वी के लिए। तो ये सब क्या है? जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव पड़ेगा। मधुमक्खियाँ मर जाएंगी, तितलियाँ मर जाएंगी, तो पराग मिलन कैसे होगा? पराग मिलन नहीं होगा तो फल से फूल कैसे होगा? पेड़ पौधा में फूल से फल, ठीक है, तो अगर
कीटनाशकों कीटों को मारते रहेंगे तो फूल से फल नहीं बन पाएगा। मिट्टी की उर्वरता किस प्रक्रिया द्वारा संरक्षित की जा सकती है? तो हम लोग पहले बात किया था ना, फसल चक्र से क्या होता है, मिट्टी का उर्वरता ठीक रहता है। और उसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, जैविक खाद देंगे, गोबर, हरी खाद, कंपोस्ट खाद। ये सब क्या होता है कि जो सब्जी उब्जी सड़ गया है उसको एक जगह इकट्ठा किए और वो जब 6 महीना हो जाता है तो वो अच्छा खाद बन जाता है, उसी को क्या किए, खाद के रूप में इस्तेमाल कर दिया। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन, खेतों में बचे हुए फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका पुनः उपयोग करके मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाई जा सकती है। तो खेत में जो बिचाली वचाली बच गया उसको हम लोग जलाने के बजाय क्या कर सकते हैं, काट के एक जगह इकट्ठा रखेंगे, उसको सड़ाएंगे, सड़ के जो वो खाद बनेगा उसी का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, हम लोग फिर से पेड़ पौधा में कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग का शरीर किससे बना है, मिट्टी से बना है। क्या हुआ, तो मिट्टी से बना है। जब हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तो हम लोग का अंदर जो पोषक तत्व था सब मिट्टी में चला गया। ठीक है। काहे हंस रही है तुम लोग? संरक्षित कृषि, खेतों में पौधों की जड़ों को बनाए रखना मिट्टी के कटाव को रोकता है और इसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो खेत की जुताई करेंगे वो हल्का सा करेंगे। ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, मिट्टी का जो कटाव है वो रोकता है। देखो 5 नंबर क्या है, बायोगैस क्या है। तो बायोगैस क्या है बताए थे, बायोगैस पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताइए। तो ये तो पूछता ही है। ठीक, तो बायोगैस क्या है, देखो नहीं सारे ही पूछेगा एग्जाम में, सारे याद कर लेना। 40 में 40 आना चाहिए, पहले से बता दिए हैं तुम्हारे टीचर जी, ये सब एग्जाम में आने वाला है, पढ़ लेना। ठीक है, 40 में 40 आना चाहिए। ठीक है। बायोगैस, बायोगैस एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो जैविक कचरे, गोबर, फसल अवशेष, खाना बचा हुआ का अपघटन से बनती है। देखो बायोगैस क्या होता है, कचरा उचरा को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसको सड़ जाएगा, सड़ने से क्या बनता है, एक तरह गैस निकलता है उसमें से। कौन सा गैस निकलता है, मीथेन, मीथेन गैस निकलता है। गोबर से कौन सा गैस निकलता है, मीथेन। तो वह गैस क्या होता है, जलने में सहायक होता है। ठीक है, वही मीथेन का गोबर का हम लोग क्या बनाते हैं, गोबर से हम लोग गोईठा बनाते हैं, गोईठा को जलाते हैं तो उसमें क्या रहता है, मीथेन गैस रहता है, कार्बन रहता है। तो हम लोग भी जो गैस में इस्तेमाल करते हुए मीथेन गैस ही रहता है। तो हम लोग चीज़ों को सड़ा गला के उसमें से गैस निकाल के हम लोग बायोगैस बना सकते हैं। ठीक है। देखो पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा का क्या, बायोगैस अलग है। बायोगैस मतलब कि जीवों के शरीर को सड़ा गला के बनाया होगा गैस। ठीक है, उस गैस में मीथेन ही मिलता है, लेकिन जो मीथेन अलग गैस है। ठीक है, अगर चीज़ों को सड़ा गला के निकाल ले तो हो गया बायोगैस। ठीक है, मिलता तो मीथेन ही है। ठीक, लेकिन हम लोग का जो सिलेंडर में आता है वो जीवों को सड़ा गला के नहीं निकाला जाता, अलग से ही आता है। ठीक, तो पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में अंतर। शैतान फिल्म देखी है? हाँ, शैतान उसको वश में कर देता है, एक लड़की को वश में कर लेता है। उसको क्या करता है, सिलेंडर खोल के उसको बोलता है इसके ऊपर माचिस लेके बैठ जाओ। मैंने उस शैतान एगो आदमी रहता है, तो एक पुलिस वाला आता है, पूछता है उसका मम्मी पापा से घर में सब ठीक है ना। अब उसका मम्मी पापा को पहले से बोल दिया अगर तुम पुलिस को बोला कुछ खतरा है तो वो सिलेंडर के ऊपर बैठी हुई है, सिलेंडर से गैस निकल रहा है, माचिस बार देगी। ठीक, तो लोग बोलते हैं ना ना ठीक है। तो शैतान फिल्म देखना घर में एग्जाम खत्म होने के बाद। देखो पारंपरिक ऊर्जा क्या होता है, पारंपरिक ऊर्जा पहले थोड़ा बताए थे। पारंपरिक ऊर्जा जो कि परंपराओं से चला आ रहा है, ठीक है, बहुत दिन से हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा क्या हो जाएगा, कोयला का इस्तेमाल हम लोग करते आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल हम लोग करते आ रहे हैं, तो हो गया पारंपरिक ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा जो हम लोग परंपरा रूप से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हम लोग पहले से इस्तेमाल करते हैं नहीं, हवा का इस्तेमाल पहले से करते हैं नहीं, जल ऊर्जा नहीं करते हैं।
तो पारंपरिक ऊर्जा वो ऊर्जा जो हम लोग पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और गैर पारंपरिक वो ऊर्जा जो हम लोग नया नया इस्तेमाल करना सीखे हैं। तो देखो उपलब्धता, पारंपरिक ऊर्जा क्या होगा, ये सीमित है ना एक दिन खत्म हो जाएगा। गैर परंपरागत कभी खत्म होगा, हवा कभी खत्म होगा, सूरज का रोशनी कभी खत्म होगा नहीं, ठीक है। पर्यावरण पे प्रभाव, पारंपरिक ऊर्जा जलाते हैं तो प्रदूषण फैलता है, पारंपरिक ऊर्जा कोयला वोयला जलाते हैं प्रदूषण फैलता है, गैर पारंपरिक में प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है। देखो लागत, इसमें पारंपरिक स्रोत क्या होता है, महंगा होता है, कोयला वोयला डीजल पेट्रोल एकदम बहुत महंगा है, लेकिन धूप महंगा है क्या, नहीं, खाली एक बार सोलर पैनल लगाने में जो खर्चा होगा उसके बाद तुम एकदम लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। तो एक बार थोड़ा महंगा है, शुरुआत में महंगा पड़ता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, सस्ता ही रहता है, समय में सस्ते होते हैं। उत्पत्ति, पारंपरिक स्रोत प्राकृतिक रूप से लाखों वर्षों में बनते हैं। पारंपरिक स्रोत जो है कोयला पेट्रोल डीजल, ये लाखों साल में बनता है। कितना साल में बनता है, लाखों साल में। दीवार से सट के बैठ जाओ एकदम। और गैर पारंपरिक स्रोत, हर समय धूप आ रहा है, हर समय हवा बह रहा है, हर समय पानी चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उत्पत्ति के आधार पे ये सब है, ठीक है। बुझा रहा है, सुन रही है तुम लोग। भविष्य की स्थिरता, पारंपरिक स्रोत खत्म हो सकते हैं, पारंपरिक स्रोत कोयला वोयला डीजल पेट्रोल खत्म हो सकता है, लेकिन क्या गैर पारंपरिक स्रोत खत्म होगा, नहीं। तो बड़ा आसान है इसका अंतर लिखना, और कोई क्वेश्चन है नहीं, बस यही तो पूछा, अंतर पूछा है। अच्छा अंतर कैसे लिखना है, ये तो हम ऐसे लिखे हैं, एक तरफ तुम आधार बनाना, फिर इधर गैर पारंपरिक इधर पारंपरिक, उसके बाद पारंपरिक में लिखना है, गैर पारंपरिक में लिखना, एकदम डब्बा बना के, ठीक है। आधार ये सब है, उपलब्धता पर्यावरण प्रभाव लागत, आधार बनाने से ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखो जीवाश्म ईंधन के क्या हानिकारक प्रभाव है, जीवाश्म ईंधन के क्या हानिकारक प्रभाव है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, देखो जीवाश्म ईंधन, अभी बोल चला के मारे फिर भी दिखेगा करिए। तो देखो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो जो जीवों के शरीर से ईंधन प्राप्त हुआ, जैसे पेट्रोल डीजल क्या है, कोयला का चीज है, कोयला कैसे बनता है पता है, बता पाओगी कोई है, कोयला कैसे बनता है। हाँ, जब पेड़ पौधे मिट्टी के नीचे दब जाते हैं तो लाखों साल बाद वही क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है, और लाखों और बहुत ज़्यादा साल तक तो वही पेट्रोल डीजल वही सब बन जाता है, ठीक है। तो वही सब क्या बन जाता है, पेट्रोल डीजल। तो बोल रहा है कि इसका हानिकारक प्रभाव क्या क्या होता है, और सीएनजी क्या है, ठीक है। दो गो सवाल पूछा है, क्या गो सवाल पूछा है, दो ठो। जीवाश्म ईंधन क्या क्या होता है और सीएनजी क्या है, इसका हानिकारक प्रभाव क्या है। तो देखो जीवाश्म ईंधन का हानिकारक प्रभाव क्या है, वायु प्रदूषण, कोयला वोयला पेट्रोल डोल जलाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि वायु को प्रदूषित करती है। ग्लोबल वार्मिंग, ये सब गैस क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस है, ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है, और ये क्या करती है, स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करती है। धुआं के कारण अस्थमा फेफड़ों की बीमारी हृदय से संबंधी समस्याएं होती है ना, ठीक है। अप्रत्यक्ष लागत, इनका उत्पादन और परिवहन महंगा होता है या सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन का हानिकारक प्रभाव ये सब रहा, ठीक है। क्या क्या है बताओ, तो एगो बताओ, कर रही है, बताओ जीवाश्म ईंधन का एक हानिकारक प्रभाव बताओ, हाँ हानिकारक प्रभाव बताओ। सुन रही है तुम लोग, देखो सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है जिसे प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनाया जाता है, यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है, और वाहन ईंधन के देख के बता रही है। देखो सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हम लोग को मिलता है ना, जो भर के मिलता है सिलेंडर में, उसमें क्या आता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, माने नेचुरल गैस है, मीथेन है, उसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया है, एक छोटा सा जगह में बहुत सारे गैस को भर दिया है, इसी को बोलते हैं कंप्रेस कर देना, ठीक है। तो यह क्या करता है, उसमें से धुआं निकलता है ज़्यादा नहीं, तो वो क्या करता है, कम प्रदूषित करता है। अब आते हैं छोटे प्रश्न में, 6 गो हो गया लंबा लंबा, 6 गो में से 4 गो याद कर लेना, काहेला चारों याद 6 याद कर लेना। हाँ ये 6 को याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, किताब में इतना सारा क्वेश्चन है, कितना अच्छा है,
सर का फोटो निकाल के पूजा करना तुम लोग को बता दिए हैं कौन कौन सा आने वाला है। मैम बताइए, मैम का पूजा करना, ठीक है, कर चुकी है क्या? हाँ अच्छा, इसीलिए बता दी ना तुम लोग को, तुम लोग डेरी मिल्क दी, रोज दी मैम को, इसलिए वो बता दी है। देखो जैव उर्वरक किसे कहते हैं? जैव उर्वरक, उर्वरक क्या होता है? जो कि मिट्टी को अच्छा बनाने में काम आता है। और जैव उर्वरक जो जीवित चीज़ों से मिलता है, जैसे गोबर हो गया जैव उर्वरक, वो क्या करता है? गोबर हम लोग मिट्टी में देंगे तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो जैव उर्वरक प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फसलों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ये भी आंसर लिख सकती है, और वो भी लिख सकती है जो कि जीवों से मिलता है। जीवों के सड़े गले अंश वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं मिट्टी में, ये भी जरूरी है। नाइट्रोजन चक्र पढ़ी है, किताब में होगा नाइट्रोजन चक्र, लेकिन पूछ नहीं रहा है। ये माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है? तो माइकोराइजा एक प्रकार का सहजीवी फंगस होता है। फंगस क्या होता है? फंगस तो बेंग का छाता हो जाए ना, फंगस एक तरह का। तो जो पौधों की जड़ों से जुड़कर पोषक तत्व और पानी का अवशोषण प्राप्त कर लेता है। अब देखो फंगस जो बेंग का छाता है वो हरा रंग का होता है क्या? कौन सा रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। जो हरा रंग का होता है वही खाना बना पाएगा, ठीक। तो वो तो होता है सफ़ेद रंग का, क्या वो खुद से खाना बना पाएगा? नहीं। वो होता कहाँ पर है? पेड़ पौधा का ऊपर होता है ना, कोई भी पेड़ पौधा के ऊपर। वो क्या करता है? अपना खाना किससे ले रहा है? पेड़ पौधा से ले रहा है, ठीक है। अपना सारा खाना किससे ले रहा है? उस पेड़ से ले रहा है जिस पर है वो। तो यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो ये फंगस जो है ये सारा अपना खाना उसी से लेता है। देखो DDT का पूरा नाम क्या है? ये याद कर लेना। देखो डाइक्लोरो डिफाइनाइल ट्रिक्लोरोइथेन, ठीक है, या फिर ये छोड़ देना, 12 को तो दिया हुआ है, हिंदी में ही तो लिखा हुआ है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथोन एथेन। यह एक कीटनाशक है जिसका उपयोग मच्छर और कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, लेकिन पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव के कारण कई देशों में इसे प्रतिबंधित लगा दिया गया है। का छोटा वाला याद हो गया है? नीली हरी शैवाल सुनती तो याद हो जाता। नीली हरी शैवाल के 2 उदाहरण दो। क्या सुन तो रही, सुन ही तो नहीं रही थी, फोन में देख रहे तुम। उत्तर, नीली हरी शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने वाले सूक्ष्म जीवी होते हैं। नीली हरी शैवाल जो हम लोग चापाकल होता है उसके अगल बगल में शैवाल देखने को नहीं मिलता है, काई, वही है नीली हरी शैवाल। ये लोग भी क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। इसका उदाहरण है एनाबेना, नॉनस्टॉक, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो वे ऊर्जा स्रोत जो लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, वो सभी क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाएंगे, ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है। देखो सोलर ड्रायर क्या है? तो सोलर ड्रायर एक उपकरण है जो सूर्य की गर्मी से अनाज, फल और अन्य वस्तुओं को सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह पारंपरिक सुखाने की विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी और तेज होता है। तो सोलर ड्रायर क्या है? यह सोलर ड्रायर उपकरण है जो सूर्य की गर्मी से अनाज, फल और अन्य वस्तुओं को सुखाने में मदद करता है, ठीक है। जैसे हेयर ड्रायर किसके पास है किसी के पास? हेयर ड्रायर नहीं है। तो ऊर्जा संकट क्या है? एनर्जी क्राइसिस। ऊर्जा संकट तब होता है जब ऊर्जा स्रोतों की मांग बढ़ जाती है लेकिन उपलब्धता कम हो जाती है। देखो ऊर्जा संकट क्या है? जब हम लोग को बिजली का मांग ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन बिजली कम है, तो ये क्या आ जाएगा? उस देश में ऊर्जा संकट हो जाएगा। बिजली भी बहुत ज़्यादा है, मांग भी ठीक ठाक है, तो ऊर्जा संकट है नहीं है। मांग ज़्यादा हो जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा? ऊर्जा संकट हो जाएगा। यह जीवाश्म ईंधनों के अधिक उपयोग, संसाधनों की कमी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की धीमी वृद्धि के कारण होता है। ऊर्जा संकट क्या देखने को मिल रहा है? तो देखो पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, ये क्या है? ऊर्जा संकट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पेट्रोल का दाम। देखो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो जीवाश्म ईंधन बता ही थे, क्या बताना है इसको बार बार। सौर सेल क्या होता है? तो सौर सेल, देखो सेल मतलब क्या होता है? बैटरी, सेल मतलब बैटरी। तो सौर सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में भर देता है। हम लोग सुने हैं ना कि ऐसा लाइट है जो कि धूप से चार्ज होता है, तो उसमें क्या होता है? सोलर सेल लगा होता है।
धूप से क्या करता है, खुद चार्ज हो जाता है। तो उसमें ऐसा बैटरी लगा होता है जो धूप से बिजली बना लेता है अंदर में, और वो चार्ज हो जाता है। यह सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और इसका उपयोग सौर पैनलों में किया जाता है। ठीक है, और ये लाइट लगाया भी जाता है, ये लाइट लगाया जाता है ऐसा ऐसा जगह पर जहाँ बिजली नहीं आएगा वहाँ पर ऐसा ही लाइट लगाया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता को कैसे संरक्षित किया जा सकता है ये पता ही है तुम लोग को। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र, जैविक खाद, हरी खाद, ढलान वाली भूमि पर सीढ़ीदार खेती, कम जुताई जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। हरी खाद क्या चीज़ है, तो हरी खाद उन फसलों से बनाई जाती है जिन्हें खेत में ही दबा दिया जाता है, जिससे पौधे को जैविक पोषण मिलता है। ठीक है, सनई, मूंग, ढैंचा, तो ये सब क्या करते हैं, फसल को काट के फेंकने के बजाय वहीं उसी में क्या करते हैं, मिट्टी में ही दबा देते हैं। वो सब सड़ गल के क्या हो जाता है, खाद बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं हरी खाद। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो देखो वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद है। चलो याद करो, वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद है। वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद है, जैसे केचुओं द्वारा जैविक कचरे को विघटित करके बनाया जाता है। जैसे किससे बनाया जाता है, केचुओं से बनाया जाता है। ठीक है, केचुओं द्वारा जैविक कचरे को विघटित, माने केचुआ को सना लगा नहीं, केचुआ क्या करता है, कुछ चीज़ों को तोड़ देता है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसलों की पैदावार में सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट जैविक कचरे को विघटित कर बनाया जाता है। 12 नंबर है, पेट्रोलियम या खनिज तेल क्या चीज़ है, तो देखो पेट्रोलियम या खनिज तेल, पेट्रोलियम एक द्रव ईंधन है। पेट्रोलियम क्या है, एक द्रव ईंधन है। ईंधन माने जो जलता हो, जिससे ऊर्जा मिलता हो, और द्रव माने पानी के जैसा है। तो पेट्रोलियम क्या है, एक पानी के जैसा ईंधन है जो भूगर्भीय चट्टानों के नीचे दबे जैविक अवशेषों से बनता है। जो किससे बनता है, चट्टानों के नीचे कार्बन वार्बन जब दब गया है उसी से बन जाता है। ठीक है, इसे रिफाइन कर पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। यह ऊर्जा और परिवहन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो पेट्रोलियम और खनिज तेल क्या है, ये सब है। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है, देखो गोबर गैस में क्या क्या होता है, तो देखो गोबर गैस में मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैस मिला हुआ रहता है। हाँ, CH4 काहेला, हिंदी लिख लो, मीथेन, CH4 याद करने से बढ़िया हिंदी याद कर लेना। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इंग्लिश याद है ना, H2, हिंदी याद नहीं है, H2 मैंने हाइड्रोजन याद नहीं है, अजीब इंसान है। तो क्या हो जाओ तुम, जाओ। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैस मिला हुआ रहता है। मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या है, तो मिट्टी अपरदित काहेला होती है, मिट्टी काहेला खंडित होता है, तो अत्यधिक वर्षा और तेज हवा से क्या होता है, मिट्टी को बहा के लेके चल जाता है। हम लोग जंगल को काट देते हैं, इससे क्या होता है, मिट्टी ढीला पड़ जाता है। ठीक है, और क्या होता है, अत्यधिक जुताई, मिट्टी की सतह कमज़ोर पड़ जाती है। खेतों की अधिक सिंचाई कर देंगे, ज़्यादा पानी दे देंगे तो मिट्टी कमज़ोर हो जाएगा। उसमें पशुपालन ज़्यादा कर देंगे तो मिट्टी ऊपर कमज़ोर हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी, और कितना क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 10 नंबर कहाँ से क्वेश्चन आ गया। देखो भारत के खनिज तेल उत्पादन केंद्रों के नाम क्या है, तो भारत में प्रमुख खनिज तेल उत्पादन का नाम है असम, गुजरात में अंकलेश्वर, खंभात, सूरत, महाराष्ट्र में मुंबई हाई, राजस्थान में बाईमार। तो यहाँ पर क्या होता है, तेल निकलता है भारत में। ठीक है, भारत में ये सब जगह पर क्या निकलता है, तेल निकलता है। ठीक, बैग में मारने गए थे, निशाना थोड़ा खराब चल गया। देखो तो देखो मिट्टी की उर्वरता किस प्रक्रिया द्वारा संरक्षित की जाती है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जैसे फसल चक्र, ये तो बताया है ना, अभी तो बताया, पढ़ लेना। मिट्टी की उर्वरता किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, फसल चक्र, जैविक खाद, संरक्षित जुताई, सीढ़ीदार खेती, आच्छादन खेती। आच्छादन खेती क्या है समझते हैं, मिट्टी की सतह को पुआल या जैविक पदार्थ से ढकने से नमी और उर्वरता बनी रहती है। ठीक है, मिट्टी की सतह को किससे ढक देंगे, पुआल से। ठीक है, पुआल बिचाली को कहते हैं पुआल।
संधारणीय कृषि की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। देखो ये लास्ट है, आप खुश हो जाओ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखो टिकाऊ खेती। संधारणीय टिकाऊ कृषि का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए लंबे समय तक उत्पादन बनाए रखना है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मृदा, जल और जैविक खेती को बनाए रखना आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी, जल और जैविक विविधता को बनाए रखना आवश्यक है। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, संधारणीय कृषि करना चाहिए। और क्या है, जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, जैविक उर्वरक और कीटनाशक। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के क्रम प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है, ये तो गलत बात है। फसल चक्र और मिश्रित खेती, यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है। इसको मत लिखना, ठीक है, ये वाला मत लिखना, 2 नंबर। जल संरक्षण, बूंद बूंद सिंचाई और वर्षा जल संचयन से जल की बर्बादी रोकी जा सकती है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जल को एक अलग से रख सकते हैं, माने खेत में ही अपना क्या किए, तालाब, मिट्टी खोद दिए और तालाब बना दिए, ठीक है। तो उसमें से क्या भर गया, जब बरसात हुआ तो पानी भर गया है। पानी भर गया तो हम लोग खेती के लिए वही पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। जो हम लोग पाइप निकाल के पानी निकालते हैं, उससे पानी का बर्बादी ज़्यादा होता है। अगर हम लोग ऐसे वर्षा का पानी इस्तेमाल करेंगे तो इससे पानी का बर्बादी कम होगा। और स्थानीय संसाधनों का उपयोग, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बीज, खाद और कृषि तकनीकों को अपनाने से कृषि अधिक टिकाऊ बनती है, ठीक है। तो ये सब हो गया, लास्ट खत्म हो गया। लो 31 मिनट खत्म, और तुम लोग का माथा खराब हो गया होगा। जाओ टाटा, छुट्टी तुम लोग।